आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन है दैट इज कोल। कोल को उर्दू में कोयला कहते हैं, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। कोल के बारे में ये थ्योरी है कि कोल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स अंडर अर्थ क्रस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जब पौधा मर जाता है और वो जमीन के अंदर दफन हो जाता है। अर्थ जमीन को कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट का मतलब था छिलका, जिसको उर्दू में हम कशरे अर्ज कहते हैं। जो लफ्ज है अर्थ, इसके लिए उर्दू के साथ लफ्ज आपने पढ़ा होगा अर्ज। अर्ज जमीन को कहते हैं, ठीक है। और क्रस्ट, इसके लिए उर्दू में लफ्ज आपने पढ़ा कशर, ठीक है। आपने जो है ना, अगर उर्दू में पाकस्टडी पढ़ी तो पढ़ा होगा कशरे अर्ज, ठीक है। तो कशर का मतलब होता है छिलका, और ये जो नीचे जेर लगी ना, ये काक एक ही के माने में आता है कि जमीन का छिलका, ठीक है। तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, हमारे पास हम जमीन को तीन जो है वो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट यानी जमीन का छिलका कहलाती है, ठीक है। अब इस जमीन के जो ऊपर वाली तह है, उसके नीचे अगर पौधा दफन है, जो हजारों साल पहले की बात है, ये आज की बात नहीं, ये कि 10 20 50 60 सालों के अंदर ऐसा नहीं हो जाता, ठीक है। हजारों सालों से अगर कोई पौधा जो है वो मर गया और वो उसके जमीन की तह के अंदर दफन हो गया, जमीन की तह के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहां पे बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, प्रेशर हाई होता है, क्योंकि जब हम जमीन के अंदर जाएंगे तो उसमें प्रेशर डेफिनेटली हाई होगा, और जमीन के अंदर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कोल बनता है एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑन प्लांट्स, डेड प्लांट्स, ठीक है। जो मुर्दा पौधे होते हैं उनके ऊपर जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी के नतीजे में जो है वो कोल बनता है। तो सबसे पहले डेड प्लांट जो है वो किस में चेंज होता है? डेड प्लांट्स, ठीक है, चेंज होते हैं पीट के अंदर, ठीक है। और यहां पे हम कहते हैं कि हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर है। पीट के बाद जो है आ, इसी तरह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जारी रहता है, और पीट जो है वो चेंज होता है लिग्नाइट के अंदर ठीक है। फिर दोबारा से मतलब अगर और ज्यादा देर तक ये जमीन के अंदर दफन रहता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, तो फिर ये बिटुमिनस के अंदर, बिटुमिनस कोल के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। बिटुमिनस कोल जो है वो फाइनल स्टेज जो है, जिसको हम कहते हैं कि सही वाला कोयला जो है, एंथ्रासाइट के अंदर चेंज होता है। पीट के अंदर सबसे कम मिकदार कार्बन की होती है, उससे ज्यादा मिकदार कार्बन की लिग्नाइट में होती है, उससे ज्यादा बिटुमिनस जो है कोल उसके अंदर होती है, सबसे ज्यादा कार्बन की मिकदार जो है वो एंथ्रासाइट के अंदर होती है, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये तीन जो है वो फॉसिल फ्यूल है, और ये तीनों सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने दो बातें आपको बताई थी। फॉसिल फ्यूल को हमने लास्ट जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमारे पास फॉसिल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। फ्यूल हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं कि जिसको हम जला के उससे हीट जो है वो हासिल करते हैं, उसको हम फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो कोल जो है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों फॉसिल फ्यूल हैं, और इन तीनों से जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। आज हमने ये देखना है कि कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल करते हैं कि अगर हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर जब भी बात करेंगे, एयर में नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं होती, 78% तक नाइट्रोजन मौजूद है, 21% तक कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन मौजूद है, और 0.03 से 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। बट हम जब एयर की बात करते हैं तो रिएक्टिव जो कंपोनेंट ऑफ एयर है दैट इज ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। वहां पे नाइट्रोजन जो है बेशक 78% है, बट नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल गैस, इट डजंट रिएक्ट रैपिडली, ये बहुत तेजी से जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, हमेशा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी। जब हम कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल को हीट करें,
ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोक, कोल तार। अब ये जो कोल गैस होती है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। व्हाट आर दोस टू कंपोनेंट? नंबर वन इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम कोल गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको वाटर गैस भी आप कहीं पे पढ़ोगे। इसके दो नाम है, कोल गैस का सेकेंड नेम जो है वो वाटर गैस भी है। ठीक है, और ये क्या क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये कोल क्या होता है? सॉरी, कोक क्या होता है? कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सिर्फ कार्बन है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कोल तार क्या होते हैं? अब इसको देखते हैं। आपने कभी रोड्स बनते हुए देखी हैं? अगर आप इन्हें देखी हैं तो आपको पता होगा कि जो रोड है, हम पहले वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो डालते हैं, जिसको हम बजरी कहते हैं। बजरी के ऊपर जो है वो हम जो है उसमें डालते हैं एक थिक सा ब्लैक मटेरियल होता है, उसको हम कोल तार कहते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में तार कोल भी कहते हैं। ये तार कोल या कोल तार एक ही होता है। कोल तार के अंदर भी जो है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर का मतलब है कि इसमें बहुत से अमेजा है, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह एक दूसरे के से अलग करते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, अब ये कोल को एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोल गैस, कोक और कोल तार में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसका नाम है कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? कार्बोनाइजेशन। इसको कार्बोनाइजेशन भी हम कहते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक सेकेंड टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन क्या है, तो आपने कहना अ प्रोसेस इन विच कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोक एंड कोल तार एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इस तरह से हम इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल करते हैं। इस वजह से हमने ये कहा कि कोल इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी बात जो है हमने की है कि कोल तार इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है एक दूसरे से सेपरेट जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो दूसरे प्रोसेस का नाम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। उसको हम पेट्रोलियम के अंदर मैं आपको जरा डिटेल से जो है वो डिस्कस करूंगी कि वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम कुदरती गैस कहते हैं। हमारे यहाँ अलबत्ता जो है इसको सुई गैस कहा जाता है। सुई गैस क्यों कहा जाता है? बिकॉज बलोचिस्तान के अंदर एक जगह का नाम सुई है, जहां से ये जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी। तो इस वजह से जो नेचुरल गैस हमारे यहाँ है उसको हम सुई गैस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि घरों के अंदर जितनी भी सुई गैस जिसको हम कहते हैं वो होती है, उसमें एक स्मेल होती है। ठीक है, दैट स्मेल या जो बू होती है ना, जब भी सुई गैस लीक हो रही होती है तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गैस की स्मेल है। इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। हम जो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचुरल गैस को बना रहे होते हैं ना, अगर हम उनको देखें तो उनकी कोई स्मेल नहीं होती। तो फिर हमें ये स्मेल क्यों आती है? जब भी गैस लीक हो रही होती है तो फौरन से हम एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये जो स्मेल है ये सल्फर के कंपाउंड्स हैं जो कि इंटेंशनली नेचुरल गैस के अंदर ऐड किए गए हैं। वो भी गैस के फॉर्म में होते हैं और उनकी एक बहुत ही पंजेंट और बहुत जो है वो फास्ट स्मेल होती है, जिसका मकसद ये है कि कहीं पे भी नेचुरल गैस का लीकेज हो रहा है या सुई गैस का लीकेज हो रहा है, वो फौरन से आपके नोटिस में आ सके वो उस स्मेल की वजह से। ठीक है, अगर सल्फर के कंपाउंड्स को
सुई गैस के अंदर ना डाला जाए तो फिर गैस का अगर लीकेज हो तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, और इससे जो है वो जानी माली बहुत सारा नुकसान होने का खदशा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी अपनी कोई जो है वो स्मेल नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस का कंपोनेंट जो है वो होता है मीथेन। मीथेन इज अबाउट 80% इन सुई गैस और नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इथेन भी होता है, इथीन भी होता है, प्रोपीन भी होता है, ठीक है, प्रोपेन भी होता है। ठीक है, तो मिक्सचर है ये गैसेस का। अब ये गैसेस जो है इसके अंदर, इसके लिए आप जब इसे पढ़ोगे नेचुरल गैस का टॉपिक, तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का जो है मिक्सचर नेचुरल गैस को कहा गया। अब ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, इसको देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है मतलब लेस है, कंपाउंड्स हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने तो ये कहा है कि ये सारी गैसेस हैं, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? हमने पहले गैस को जो है वो लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करने के बाद हम दोबारा से उसको हीट करेंगे, तो डेफिनेटली लिक्विड जब गैस में दोबारा कन्वर्ट होगा तो हर एक लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो वो स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट होंगे जब हम इन तमाम गैसेस को पहले लिक्विड में चेंज करेंगे। जब हम इसे हीट करेंगे तो जो हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जो बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा, उसकी वैल्यू स्मॉल होगी। इस वजह से इनको लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहा गया। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो क्या होती है कि अबाउट इसमें कंजम्पशन इसकी कहाँ कहाँ पे होती है? आपको पता है, इसको हम डोमेस्टिक यूज करते हैं, यानी कि घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम बहुत सी इंडस्ट्रीज जिसमें है, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रही है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्यूल के तौर पे नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको हीट के लिए जो फ्यूल चाहिए है उसके तौर पे नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो घरों के अंदर सुई गैस का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर जो पोर्शन है वो इंडस्ट्रीज और जो है वो पावर जनरेशन जो है उसके अंदर इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, पेट्रोलियम को शुरू करते हैं। पेट्रोलियम का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो वर्ड पेट्रोलियम है इसका क्या मीनिंग है। पेट्रोलियम, लफ्ज पेट्रो का मतलब होता है रॉक, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसको रॉक ऑयल कहते हैं क्योंकि जब इसको जमीन में से निकाला जाता है तो ये चट्टानों के दरमियान में से, जो जमीन की अंदर जो है बहुत अंदर चट्टाने, उनके दरमियान में जो है ये मौजूद होता है, इस वजह से इसको रॉक ऑयल कहा जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम को जो है क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, इसको गोल्डन ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है बहुत से मुल्क जो है वो सिर्फ तेल की बुनियाद पे अपनी सारी जो है वो मईशत को संभाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से कहीं पे इसको गोल्डन ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लैक जो है वो होता है। ठीक, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, और इसको साफ किया जाता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है खाम तेल। खाम तेल का मतलब ये था कि हम इसको इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पहले इसको साफ करते हैं। हमारे पास बहुत सी रिफाइनरीज हैं, रिफाइन करते हैं, बहुत सी रिफाइनरीज हैं जहां पे हम पहले इसको साफ करते हैं, फिर उसके बाद इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के फौरन बाद से। ठीक है, तो हमने आज इसके अंदर ये देखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, पहले इस प्रोसेस को समझना है।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, ये कैसे जो है वो होती है, ये क्या है? पहले थोड़ा सा मैं इस बताऊंगी कि हमारे पास ये एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक क्या होती है? अलग करने वाली तरीका, सेपरेशन टेक्निक है। अलग एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने का जो तरीका हम ये उनमें से एक है। किसको किससे अलग करती है? हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड से अलग कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए। ठीक है, जिस तरह अगर हम पानी में जो है वो रेत डाल दें, हमने पानी से रेत को अलग करना है, तो हम फिल्टर करेंगे, रेत और पानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से जो है ना, इस टेक्निक के ऊपर अगर हम आए तो ये एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट करती है। यानी कि अगर मिक्सचर हो दो लिक्विड्स का, जो कि दो मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं, उनका अगर मिक्सचर है, ठीक है, दो मुख्तलिफ लिक्विड्स का अगर मिक्सचर है, तो हम इस टेक्निक के जरिए उन दोनों जो लिक्विड्स हैं उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो नेक्स्ट बात है क्या होगी कि ये सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, नंबर 2 इसके बारे में क्या है कि ये सेपरेट किसको करती है? ठीक है, इट सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड। मिक्सचर अमेजा जिसको उर्दू में कहते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड्स। दो से ज्यादा मायात के जो अमेजा है उसको ये सेपरेट कर देती है। अब होता कैसे है? एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से सेपरेट कैसे हो जाता है? बच्चे बात ये है कि हर जो लिक्विड होता है ना, उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ दैट लिक्विड। जिस तरह हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉइल करना शुरू हो जाएगा, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमारे पास दो लिक्विड है और उनका मिक्सचर है, हर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड से मुख्तलिफ होगा। सही है, तो हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से एक मिक्सचर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस बुनियाद पर, इन द डिफरेंस इख्तलाफ की बुनियाद पर, और बॉइलिंग पॉइंट में इख्तलाफ की बुनियाद पर हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप डिस्टिलेशन जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, अब मैं अब इसको दोबारा से बोलूंगी, इट इज ए सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो जब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बुक में वैसे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इट इज ए सेपरेशन टेक्निक in which mixture of two or more than two liquid is separated on the basis of difference in their boiling point. ठीक है, अब हमारे पास पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड होता है, और ये एक लिक्विड नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत से लिक्विड्स का, और हम उन लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और हम उन वेपर्स को जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो है ठंडा करेंगे, और वो दोबारा से वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, अब कौन कौन से जो है वो लिक्विड्स पेट्रोलियम के अंदर मौजूद हैं? ठीक है, एक दो के नाम मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह हमारे पास डीजल इंजन है, उसके अंदर डीजल ऑयल जो है वो डलता है।
ठीक है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर डीजल इंजन होता है और डीजल इंजन के अंदर हमेशा डीजल ऑयल जो है वो डाला जाता है, ठीक है। जिसमें ट्रक्स हैं बड़े बड़े और बड़े व्हीकल्स जो होते हैं ना, ठीक है, तो उनके अंदर नॉर्मल जो पेट्रोल होता है वो नहीं डलता। अब जो छोटी गाड़ियां हैं उनके अंदर पेट्रोल डलता है, ठीक है। जो डीजल ऑयल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, ये तीनों लिक्विड्स जो हैं पेट्रोलियम से निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो लिक्विड निकलता है उसको हम लाइट नेफ्था भी जो है वो इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। कोल तार भी जो है वो पेट्रोलियम के अंदर से ही निकलता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। उसमें क्या होता है कि हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर जो है वो पेट्रोल को डाल देते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यहाँ पे रैक्स लगे होते हैं, जो जिनके जो है काम ये है कि यहाँ पे आने वाले जो वेपर्स हैं उनको जमा करना और कंडेंस करके दोबारा से उनको यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। इसका यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ नीचे से इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब जो लोअर इसका हिस्सा होता है वहां पे टेम्परेचर हाई होता है। लोअर पार्ट के अंदर जो है डिस्टिलेशन टावर के अंदर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। जो ही ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो लो होता जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसके अंदर पेट्रोलियम डालेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। हर जो लिक्विड है उसका जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा और फिर वेपर्स को कंडेंस करके हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम एक फ्रैक्शन जो है वो हासिल करते जाएंगे। लेकिन जो एक हमें फ्रैक्शन मिलती है पहली दफा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से, वो प्योर उस लिक्विड की नहीं होती, उसके अंदर दूसरे लिक्विड के भी वेपर्स होते हैं। हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को प्योर लिक्विड हासिल करने के लिए जो है बहुत दफा जो है वो रिपीट करना पड़ता है ताकि हम अपना जो प्योर लिक्विड है उसको हासिल कर सकें, ठीक है। अब हम कोल और पेट्रोलियम जो है उसकी रिजर्व्स और जो रिफाइनरीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो कोल की जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कहते हैं कि जो जखीरे हैं जो अभी हमने बहुत से जो है वो अभी तो निकाले ही नहीं है ना। कोल की अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 184 बिलियन टन कोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। 184 बिलियन टन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, ठीक। और 1 टन इज इक्वल टू 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अब ये सारा जो कोल है इसको यूटिलाइज कहाँ पे किया जा रहा है? इसका जो मेजर पोर्शन है वो यूटिलाइज किया जाता है तकरीबन 80% तक। आपने ईंटों के भट्टे देखे हैं, ईंटों का जो भट्टा होता है उसको किल्न कहते हैं, किल्न भट्टे को कहते हैं। तो इसको ना कहते हैं लाइम किल्न, ठीक है, चूने का भट्टा। हम तो खाली भट्टा कह देते हैं ना, भट्टे जो होते हैं ईंटों के। 80% तक कोयला लाइम किल्न के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि कोयले को पावर जनरेशन यानी कि बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो है वो कोई 2-3 साल पहले जो है वो कोल से चलने वाले जो है वो पावर जनरेशन हाउसेस जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। यानी कि बिजली पैदा करने के जो है आप लोगों के एक पावर प्लांट जो कोयले से चलता हो उसको अब लगाया गया। लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट पिछले सालों में हुआ है, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज हैं, ठीक है, वो काफी सारी हैं। 2 कराची के अंदर हैं, एक मुल्तान के अंदर है, ठीक है, एक रावलपिंडी के अंदर है, ठीक है। और लेकिन हमारे पास जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान के अंदर, जो पेट्रोलियम है सॉरी, वो बहुत ज्यादा नहीं है,
ठीक है। इस वजह ही से जो है ये कोशिश की जा रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल को इस्तेमाल करें, जो कि अब किया भी जा रहा है। ठीक है। हर ऑयल रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनरी जो है एक उसकी कैपेसिटी है, जो कि रावलपिंडी में है। ठीक है। अब मिलियन किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है।